वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 5 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके मेन पार्ट, सब पार्ट सभी पर हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। उसको आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो टारगेट है उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि हम लोग स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट हो जल्द से जल्द। साथ ही साथ अपने मित्रों को, अपने ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप स्टेटस है, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं हमारे लिंक को। साथ ही साथ जो भी सुझाव हो, महत्वपूर्ण सुझाव हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड करने के बाद आप लोग को यह ज़रूर पता चलेगा कि युक्ति आईएएस पर आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, कितने कम प्राइस पर होलिस्टिक चीज़ों को कवर किया जा रहा है, जिसमें आपको 365 रुपये के वार्षिक पैकेज पर आप लोगों को दैनिक जागरण का कंप्लीट कवर किया जाता है, जिसमें आपको पेपर, अंडरलाइन पेपर अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ दैनिक जागरण के की नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा। केवल 365 रुपये सालाना आपको इसका लगेगा। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। पर डे आपको, और क्लासेस भी इसकी आपको इस यूट्यूब पर अवेलेबल होती है। साथ ही साथ टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का चल रहा है, जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर रखा गया है, बहुत ही लो प्राइस रखा गया है ताकि सभी लोग इसकी पहुंच स्थापित कर सकें। और जहां हम लोगों को जिस दूर दराज से कॉल आ रहा है लोगों का, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है और निरंतर हम लोग बेहतर करते रहेंगे। इसी तरह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के टारगेटेड बैच चल रहे हैं, तो आप लोग भी उसे ज्वाइन कीजिएगा। सभी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी जगह सर्कुलेट किया गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। जो भी लोग सुन रहे हैं, एक बार युक्ति आईएएस के ऐप पर ज़रूर आइए ताकि आप लोग समझ सकिएगा आप लोगों को औरों से क्या बेहतर मिल रहा है। तो आप लोग एक बार या तो टेलीग्राम चैनल साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, लगातार यह न्यूज़ अभी चर्चा में रहेगी जब तक ठंड समाप्त नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये दिल्ली में एनसीआर के क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मामले आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी बहुत पीक पावर पर चल रहा है, पीक स्टेज पर चल रहा है, तो ये ज़्यादा चर्चा में है। तो इस पर मैंने पहले भी न्यूज़ कवर किया है, आप लोगों को बताया भी है और लगातार इस पर कवर हो रहा है। बस आप लोग करना क्या है, जब भी इसमें की पॉइंट नया आएगा उसे ऐड करते चलना है ताकि आपके पास ह्यूज एस्पेक्ट हो जाए एक टॉपिक पर आंसर लिखने का। उस पर सरकार क्या कर रही है, एजेंसियाँ क्या कर रही है, किस प्रकार की नीतियों को पालन करने से इस प्रकार की समस्याएं निदान हो सकती है। संपूर्ण उत्तर भारत का दम घुटने का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें आपको चीज़ें, सरकार के इतर लोगों का क्या कर्तव्य है, तो वो सब भी आप लोगों को ये सब की आंसर राइटिंग में आप लोगों को पॉइंट आउट करना होता है। तो जितने भी अपडेट आएंगे ना, तो उसे कवर करते चलना। तो आप लोगों को की नोट्स कैसे बनाया जाता है वो भी बताया गया, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और की नोट्स कैसे बनता है इसका एक वीडियो ज़रूर बनाया हुआ, तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में नीचे जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आप लोगों को, उसको देख के समझ जाइएगा कि की नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, कुछ अपडेट है उससे मैं एक बार देख लेता हूँ और आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर कुछ शेयर किया हूँ, आप लोग पढ़िएगा। ट्विटर का मैंने कल ट्वीट किया था दिल्ली के केजरीवाल जी को। कल उन्होंने बोला क्या कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, इस मामले में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। तो बहुत बेहतर कदम है, बेहतर प्रयास कहा जा रहा है। तो केवल इसी समस्या को लेकर या सभी समस्याओं को लेकर, एक सबसे पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न यह कि जब कोई समस्या आपके सर पर आ जाता है तो ही आपको समग्रता और सामंजस्य की बात समझ में आती है। किसी भी मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, किसी भी देश के मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, या किसी भी शासक प्रशासक की मैं बात कर रहा हूँ। जब समस्या आपके सर पर आएगा तो ही सामंजस्य की स्थिति कायम की जाएगी, या उससे पहले भी कुछ सामंजस्य नाम का या प्रशासनिक कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो कार्य करते हैं जिस तरह सामंजस्य को स्थापित करते हुए, उस सभी में चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि समस्या जब
किस जब भी आपके सर पर रहते हैं तो नीतियों पर बल दिया जाता है कि हम ऐसा करेंगे। देखिए लगातार अब 2-3-10 दिन आप लोग को लगातार ये सब नीतियां देखने को मिलेगा, सरकार ये कर रही है तो सरकार वो कर रही है, सरकार ऐसे कर रही है। क्या प्रदूषण की समस्या वर्तमान के करने से ही संपूर्णतः समाप्त हो जाएगा या न्यून हो जाएगा? इसका सबसे पहले सवाल ढूंढना पड़ेगा हमारे नीति निर्देशकों को। एसी रूम में बैठकर है ना किसी का अगर फैसला लीजिए, इसी प्रकार की अदूरदर्शिता नज़र आएगी। उसको धरातल पर उतर कर समझना होगा सरकार की एजेंसियों को कि समस्या एक्चुअली है कहाँ। लोग दावे चलेंगे, एक राज्य दूसरे राज्य पर दावा करेगा, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाएगा। ये नेचर में है, राज्यों की नेचर पॉलिसी में ये है कि हमारा जो भी समस्या है हम अपने सिर पर न मढ़ के दूसरे राज्यों के सिर पर मढ़ दें। और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकता है पब्लिक इसके लिए। तो पब्लिक ओरिएंट आपको जवाबदेह शासन करना होगा। आप जब प्रदूषण चरम पर है तो आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आप राजनीति नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए बात यहाँ है ना, चीज़ को समझने की ज़रूरत है। समस्या एक्चुअल है क्या उसको समझिए। आपके पास भी इतनी क्षमता है कि आप दिल्ली के प्रदूषण को कम कर सकते हैं अगर साल भर वर्क इस पर किया जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ से देता हूँ, यमुना नदी का शुद्धिकरण या उसका जीर्णोद्धार करने की योजना आपका पहले ही चुनाव का मुद्दा था, ठीक ना। तो क्या यमुना नदी अभी तक साफ हो गई है? साल भर इसको कोई पूछने वाला नहीं होता है यमुना नदी को। और जब छठ पर्व आता है ना, छठ पर्व, तो सारी एजेंसियां काम करती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं कमी है। यमुना गंदा है, नदियां गंदी होगी क्योंकि और भी पार्ट हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे औद्योगिकरण है या तो बहुत से जो भी निष्पादन की क्षमता है, जो भी चीज़ें यहाँ पर की जा रही एक्टिविटी, उसको कम किया जा सकता है, उसको ड्रॉप ऑफ दूसरे जगह किया जा सकता है। पर इसका मतलब इसे बंद तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता ना, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि यमुना को शुद्ध करने के लिए हम इसको बंद कर देंगे। यमुना भी साफ रहेगी, यह भी काम करेगा। कोई स्टेट अगर ये समझता है कि हम इसको सुधारने के लिए, नदी का जल प्रबंधन सुधारने के लिए हम उद्योग को समाप्त कर देंगे या उद्योग को ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर करें? सभी जगह नदियों का विस्तार है। तो हाँ, आपके पास नीति ऐसी होनी चाहिए कि यमुना भी साफ रहे और हमारा औद्योगिकरण भी रुके नहीं। हमारे पास इकोनॉमिक पावर जो डेवलप मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए वो भी नहीं रुके। तो यही ड्रॉबैक है, समझने की ज़रूरत है कि अगर साल भर वर्क किया जाए वायु प्रदूषण में सभी राज्यों के साथ मिलकर, तो कभी भी दिल्ली एनसीआर में वर्तमान जो स्थिति है ना, जो एकदम हरासमेंट या चला गया स्तर पर, जहाँ पर दम घोटू कहा जा रहा है, वो स्थिति कायम होगी नहीं। मैंने कुछ पॉइंट आउट आप लोगों को बताया था। पहला पॉइंट कि दिल्ली में अत्यधिक आवश्यकता से अधिक गाड़ियाँ हैं, आवश्यकता से अधिक गाड़ियाँ हैं दिल्ली। और पराली का जो समस्या बोला जाता है ना, 11 से लेकर 14% योगदान होता है आपके वायु प्रदूषण में। दिल्ली के एनसीआर वायु प्रदूषण में मात्र 11 से 14% ही योगदान रहता है, बाकी प्रदूषण आपके अन्य गतिविधियों से आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो अत्यधिक गाड़ी की मात्रा उसे कम कीजिए, रूल निकालिए। ऑड और इवन नंबर से आपका कुछ नहीं, तत्कालिक समाधान निकाल सकिएगा। हर साल ये आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले सरकार या सरकार की एजेंसियों में यह बात होनी चाहिए कि हम दूरगामी नीति कैसे बनाएं। तो एसी रूम में बैठ के नहीं बनाया जाता दूरगामी नीति, उसको धरातल पर उतर के धरातल में वास्तविक लोगों से पूछिए कि समस्या आपको क्या नज़र आ रही है, क्या किस रूप से काम करनी चाहिए। तो आप जब धरातल पाइएगा तो दिल्ली के सड़कों पर क्षमता से अधिक है ना आपको गाड़ियाँ नज़र आएगी। तो क्षमता से अधिक नहीं है तो उसको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होगी ना। अगर ये कोऑर्डिनेट हो गया तो बहुत से बृहद पैमानों को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा, मनमाने तरीके से आपको वहाँ पर बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से कोई मानक को तय नहीं किया जाता है। अर्थात जैसे एक स्वस्थ बिल्डिंग बनाने के लिए होता है कि आप निजी मकान भी बना रहे, निजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे, तो उस परिसर के चारों तरफ है ना ग्रीन पर्दा लगा के काम करना है, रूल है। पर क्या कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? दिल्ली या अन्य राज्यों में कोई नहीं फॉलो करते। जितने मानक है तय करके कड़ाई से पालन कराना होगा। सरकार को सहयोगात्मक काम करना होगा, ऐसा नहीं कि एकदम ज़बरदस्ती चीज़ें लागू कर दी जाएगी। तो ये पहले समझने की ज़रूरत होगी सरकार की सारी एजेंसियों को कि सबसे पहले आप एसी रूम से बाहर आइए और धरातल पर उतर के काम कीजिए। और एक बात मैं बोलूँ, ये लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ बिहेवियर है,
पर ये बात सही है, अगर नेताओं को और प्रशासकों को 1 महीना खुले इस वातावरण में छोड़ दीजिए रहने के लिए, अगला दूसरे महीने से दिल्ली का प्रदूषण सही हो जाएगा। हकीकत यही है। देश में आम जनता को केवल इसी संदर्भ में समझा जाता है कि नीति पालन कर दो, नीति के अनुसरण करने के डाटा अवेलेबल करा दो और वो संतुष्ट हो जाएगी। पर इसका मतलब यह एक बिल्कुल जवाबदेह नहीं बनती है। अगर सरकार अस्थायी समाधान नहीं निकालेगी ना, तो कागजी कार्रवाइयों से समस्या निदान नहीं होता है। तो यह चीज़ें आप लोग को समझनी होगी, सबको समझना होगा। अगर आप प्रशासक बनिएगा तो कभी भी एसी रूम में बैठ के फैसले नहीं लीजिएगा। अगर मेरे स्टूडेंट हैं और आप बनते हैं कभी प्रशासक, तो अगर आपको दूरगामी काम करना है, लोगों में बेहतर छवि बनानी है और लोगों के बेहतर समस्याओं का निदान करना, तो एसी रूम में बैठ के कभी फैसले का निर्माण नहीं कीजिएगा। तो देखिए, ये सब चीज़ें आप लोग को समझनी होगी, सीखनी होगी। चलिए, इसी में कुछ डाटा दिया गया है, तो उस डाटा को हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने 50% कर्मचारी वर्क का होम फॉर वर्क करेंगे, ठीक है, जिससे बहुत से गाड़ियों का आदान प्रदान रुकेगा। चलिए, अच्छी बात है। निजी कार्यालय के भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में 5 से 8 नवंबर तक प्राइमरी कक्षा वाले स्कूल बंद रहेंगे। ये सब आपको, जब इस प्रकार के प्रदूषण होते हैं तो कदम क्या होंगे, क्या किए जा सकते हैं, सरकार द्वारा किया जा सकता है, एजेंसियों द्वारा, इसके संदर्भ में जारी किया है। तो की पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए। इसी प्रकार देखिए, 132 शहरों को अब तक 7,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं मंत्रालय के अनुसार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। और इस क्या था प्रोग्राम, ये मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ, तो जो लोग नहीं वीडियो देखें पहले के जाके वीडियो देख लीजिए। 132 शहरों में अब तक करीब 7,000 करोड़ दिए जा चुके हैं, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में विशेष प्राथमिकता के साथ रखा गया। इसके बावजूद 37 शहर में ही काम शुरू हुआ है, जबकि 95 शहर में इसका प्लान और मुताबिक योजनाएं बनाने एजेंसी चयन किया जा रहा है। तो वही बातें हो गई कि पैसे भी अवेलेबल कराया दिए गए हैं, पर अभी तक नीतियां निर्माण की ही प्रक्रिया चल रही। मात्र 24 शहरों में इससे काम शुरू हुआ है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। तो मैं आपको क्या बोला था अभी कि जब आप एसी रूम में बैठकर समस्याओं का निदान करना चाहिएगा ना, तो समस्या ऐसे ही विकट और ऐसे ही सूक्ष्म तरीके, देखिए बहुत से राज्य, अभी 95 राज्यों के पास कोई एजेंसी ही नहीं इसके संदर्भ में काम करने के लिए, या इसके संबद्ध जो संसाधन होने चाहिए उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं। तो चीज़ें ऐसे ही होती है, जिसका एग्जाम्पल कल मैंने भी आपको बताया था कि बसे बसाए कॉलोनी को शिक्षा विभाग को दे दिया गया, आवंटित कर दिया, यहाँ तक कि राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया, उसमें हामी भर गया। बताइए कितनी बड़ी अदूरदर्शिता है, प्रशासनिक अदूरदर्शिता। यह केवल इसलिए होता है ना कि आप एसी रूम में बैठ के समस्याओं का निदान चाहते या किसी प्रकार की समस्या को सुलझाना चाहते, और इसका दूसरा कोई कारक है नहीं। अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर चीज़ें समझते, या ग्राउंड लेवल मान लीजिए ज़मीन है भी आपकी, तो इसका मतलब ये कॉलोनी कैसे बस गई और उस पर लोग कैसे रह रहे हैं, इसके साथ बहुत सी चीज़ें पे करते होंगे ना, तो कैसे पे कर रहे हैं, इसका मतलब आप शुरू से ही अदूरदर्शिता नज़र आ रहे हैं। तो सभी समस्याएं एसी रूम में बैठ के निर्णय लेने से ही होता है। तो चीज़ें लाल फीताशाही जो कॉन्सेप्ट है वो ही आपको काम देगा। चलिए, नेक्स्ट है केस स्टडी। आज दो प्रकार के यहाँ केस स्टडी आपको कवर करना है, जिसमें अब मैं एक नया सीरीज आप लोगों के लिए केस स्टडी को भी शामिल कर दूंगा आपके न्यूज एनालिसिस में, ताकि आप लोग पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, 3 हो या 4 हो, कहीं भी आप केस स्टडी को यूज़ कर सकें। आपके लिए यह सहयोग अच्छा रहेगा। लोगों का मैं बैठा हुआ था, कहीं समझ रहा था, किसी के ड्रॉबैक कहीं से समझ में आए मुझे। प्रशासनिक अक्षमता के संदर्भ में देखिए एक केस स्टडी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए सुधीर सूरी है, खालिस्तान समर्थकों के धमकियों के कारण वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी इन्हें, और 15 सुरक्षा कर्मी मिले थे, और इसमें 12 उनके साथ थे। सोच लीजिए, 15 इनको सुरक्षा गार्ड इनको दिया गया था, धमकियां मिला था, इनपुट इनको मिला था एजेंसियों को, जो हमारे एजेंसी है, जिसमें देखिए जो, एक सेकेंड मैं आपको एजेंसी नाम बताता हूँ कौन थे एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी। देखिए
एक सेकेंड हाँ, खुफिया एजेंसी जो थी हमारी, उसने आउटपुट दिया था कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी, उसने आउटपुट दिया कि सूरी की हत्या की आशंका जताते हुए पंजाब पुलिस को अलर्ट भेजा था। तो उसके बाद इनको सुरक्षा दी गई थी। अब मायने यही नहीं रखता है व्यक्ति विशेष को सुरक्षा किस संदर्भ में मिली थी। यह प्रशासनिक अक्षमता यह दर्शाता कि उन्हें 15 व्यक्ति की सुरक्षा दी गई, जिसमें से 12 उनके साथ तैनात थे और कोई तीसरा व्यक्ति आता और उस 12 सुरक्षा कर्मियों के बीच में इनको गोली मार के चला जाता है। और वो पुलिस न तो उसको काउंटर कर पाती है, न ही उनको बचा पाती है। तो सोच के देखिए प्रशासनिक अक्षमता कैसे स्पष्ट होता है। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, केस स्टडी के तौर पर प्रशासनिक अक्षमता के केस स्टडी में कहीं पूछेगा प्रशासन कहाँ कमी रह जाती है अपने कार्यकरण में। एथिक्स पेपर 4 में आप लोग पूछ सकता है, सेकेंड पेपर में आपको जो पुलिस प्रशासन है उसके कार्यकरण में अगर पूछेगा तो केस स्टडी एग्जाम्पल के तौर पर इसे दे सकते हैं कि इस प्रकार की भी चीज़ें अपडेट हुई थी। नेक्स्ट है, झारखंड से बंगाल तक आयकर विभाग ताबड़तोड़ छापे किए गए हैं। तो ताबड़तोड़ छापे किए गए हैं, उसमें कुछ प्रशासनिक क्षमता में सुधार के विकल्प देखने को मिल रहा है। हाल ही में 17 CBC का जो मीटिंग चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने यह भी बात बोली थी सभी एजेंसियों को अपने स्वायत्त प्रकृति के रूप में काम करने की ज़रूरत है। किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर किसी के दोषारोपण के एवज में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए इसमें एक लगातार अगर इस प्रकार की देखिए, मैं तो यह मानता हूँ ना, इस प्रकार की एजेंसियां लगातार अगर छापा मारेगी ना और छापे मारने से लोगों को पकड़ेगी, उसके बाद सज़ा दिलाएगी, तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, भ्रष्टाचार के जो स्तर है वो कम हो जाएंगे। तो लोग हैं एजेंसियों से देखिए भय होना बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रकार के लोग केवल प्रशासन के लिए दिमाग का काम नहीं करते, ये पूरी सोसाइटी को अंदर से खोखला कर देते हैं, एक वैचारिक खोखलापन ला देते हैं कि अगर मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, कोई वाई व्यक्ति है, मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट की तरह समझाना चाहता हूँ। एक्स है, एक वाई है। मान लीजिए भ्रष्टाचार का कोई व्यक्ति है, ए, छोटा ए है, ये पकड़ाता है, इसको सज़ा नहीं मिलती और फिर पुनः बड़े स्तर पर आकर कार्य करने लगता है। तो जो ईमानदार एक्स व्यक्ति है वो कभी भी ईमानदारी का कार्य करने से पहले 4 बार चीज़ें सोचेगी कि नहीं क्या सिस्टम में ड्रॉबैक है। और एक वाई व्यक्ति है, बेईमान है, बहुत भ्रष्टाचारी है, इसको बल मिल जाएगा, इसके साथ साठ गांठ करके ये और भी सबल होना चाहेगा। तो ये क्या होता है, दोनों प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह गलत रूप से व्यवहार आचरण करता है। इस प्रकार की घटना समाज में क्या होता है, हम और आपके बीच इस प्रकार के एजेंसियों के प्रति, ऐसे व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक व्यू डेवलप होता है और हमारा विश्वास कम होता है लोकतंत्र से। लोकतंत्र में जितनी भी एजेंसियां हैं, आर्टिकल 12 के तहत राज्य जिसे बोला जाता है, उन सभी एजेंसियों के प्रति आपको अविश्वास देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने पुलिस जब सुधार की बात कर रहा था, तो पुलिस को अगर हम लोग देखते हैं, पहली दफ़ा क्या नज़र करते हैं, भ्रष्ट है, भ्रष्ट आचरण रखता है, घूसखोर है, भ्रष्टाचारी है, उसका साथ देता है, और जो राजनेता है, राजनेता का पिछलग्गू होता है। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए ना पुलिस के बारे में। तो पुलिस के बारे में ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा नहीं कि पुलिस सभी ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें आपको उनके उदाहरण देश में प्रस्तुत किए हैं। तो फिर भी हम पुलिस के संदर्भ में आम धारणा ऐसे क्यों बनाए हुए? इसके पीछे रीज़न यही है कि हम सही व्यक्ति को उसको प्रोत्साहित नहीं किए हैं और गलत व्यक्ति को कभी उस प्रकार से दंडित नहीं किए हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि एक धारणा जब बन जाएगा ना सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में, तो उसको आप कितना भी धोइए धारणा को, वो जल्द साफ नहीं होगा। उसके लिए आपको 10 को लगाने पड़ेंगे। इसलिए देख रहे होंगे 1980 से है ना पुलिस सुधार की बात की जा रही है, लगातार कमेटियाँ बनी है, वर्तमान तक 2022 तक वही स्थिति बनी हुई, लोगों को छवि बनी हुई है। तो यह ध्यान रखिएगा, अगर आप सिस्टम को सुधार करना चाहते हैं तो अपनी नीतियों में सुधार कीजिए। नीतियों में जो उसका कार्यकरण है ना, उसके कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, उसमें परिवर्तन करते हुए अंतिम रूप उसको देने की जरूरत है। अब देखिए एक मामला ये भी है कि हाल ही में NI के रिपोर्ट मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें से लगभग 3682 के आंकड़े शायद थे, मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ,
उसमें से केवल 148 लोगों को ना सजा दिलाया गया है। अब बताइए, एनआई इतनी बड़ी संस्था है, नेशनल एजेंसी है, किसी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ती है, 3600 को आंकड़ा है पिछले साल का, जिसमें मात्र 148 तक ही पहुंच पाते अंतिम दौर तक। तो इसका मतलब एनआई या तो तत्परता से काम कर रही है, एक हो सकता है, या तो आउटपुट इनको मिल रहा है, जो इनपुट मिल रहा है उसका आउटपुट सही तरीके से नहीं निकल पा रहा है, इनपुट भी हो सकता है गलत इनको मिल रहा होगा, तो ही तो जाके इस प्रकार की चीज़ें उभर कर आती है। अब लगातार ऐसे ही घटना एनआई करेगा, मान लीजिए एनआई के द्वारा लगातार 10-20 साल ऐसे ही किया जाता है, और पता चला 10,000 लोगों को संदिग्धता के आधार पर पकड़ते हैं, एनआई अपने बेंच पर लाती है, और उसके बाद उसका रेशियो जो है मान लीजिए 120 है, 220 है, इस तरह उभर कर आता है, तो इस एजेंसी के पास सवाल निशान खड़ा हो जाएगा कि आपकी कार्यकरण शैली क्या। और लोगों में अगर इसके दिमाग में बैठ के, लोगों के मन मस्तिष्क में एनआई इस प्रकार से काम करती, तो एनआई को 10 को लग जाएगा अपनी छवि सुधारने में। तो देखिए, यही है कि सरकारों को इस प्रकार से नीतियां अपनानी चाहिए कि उसको वास्तविक धरातल पर लोगों को दिखे। अब देखिए, ताबड़तोड़ 70 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं, एकदम जहां भी गया होगा ये एजेंसी काम कर रही होगी, वहां के लोगों के दिमाग में अगर इतने बड़े रसूख लोगों पर भी छापे पड़ रहे हैं और वास्तविक छापे पड़ रहे हैं, तो लोगों के प्रति आयकर विभाग के संदर्भ में बहुत बेहतर विकल्प आएगा, उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो देखिए, होता है कि आयकर विभाग केवल एक ही कार्य नहीं कर रही, इसके साथ बहुत से टैक्स पेयर लोगों के संबंध में पॉजिटिव रिस्पॉन्स डेवलप होगा, और वो बेहतर होगा हमारे इकोनॉमी के लिए भी, हमारे सोसाइटी के लिए भी। तो यह सब केस स्टडी के तौर पर आप लोग को यूज करना है, ठीक है, और भी चीज़ें नहीं करनी है। और चीज़ें देखिए, आपको राज्यों के सुधार में होड़ से बढ़ेगी बदलेगी स्कूल की सूरत, तो इस पर कल भी मैंने आप लोग को कवर किया था। आज मैं इस पर की पॉइंट कुछ आप लोग को दूंगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो दिया हुआ है उससे कंबाइन करने के लिए, और मैं इस टॉपिक को गेस किया हूँ आप लोग को, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, पीजीआई, इसको आप लोग इस साल टॉपिक में रखिएगा, या पीटी मेंस और इंटरव्यू स्तर, तीनों स्तर में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा इससे, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। उसी में हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन सारा किया हुआ, वही बातें की गई जो कल थी। कैसे कोई राज्य सुधार रहा अपनी स्थिति को, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, बंगाल, सभी राज्यों का नाम है जो मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किए गत वर्ष के मुकाबले। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया यह भी बात है कि जहां तक स्कूल की बुनियादी ढांचे सुविधा की बात है, वहां पर दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित 4 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी ने पिछले साल के मुकाबले सुधार किया है। तो यह आप लोग को देखना होगा, डाटा में यहाँ पर दिया गया। और 70 संकेतकों का उपयोग किया गया था। दिल्ली समग्र रूप से 11 अन्य राज्यों लेवल 3 पर रही कि तीसरे लेवल में वह राज्य है जिनको 1000 से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो ये सब आंकड़े दिए गए। नीचे आइए, इसी से रिलेटेड न्यूज है, उस पर हम लोग की पॉइंट चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, लर्निंग आउटकम में 4 साल से पिछड़ रही है दिल्ली की रैंकिंग, लुढ़क रही है। तो लर्निंग आउटकम क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। इस ग्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लर्निंग आउटकम, सीखने की जो क्षमता होती है, मापदंड होते हैं, उसको इस रूप से समझा जाता है। तो उसी में देखिए, यह यूपीएससी के पेपर में आप लोगों को कवर करेगा। देखिए, पेपर का नाम ही छूट गया, कोई बात नहीं, पेपर का नाम पेपर 2 में कवर हो सकता है आपको। यह सरकारी नीतियों के संदर्भ में आपको, इसके बाद सरकार की नीतियाँ शिक्षा में सुधार किस रूप से हो रहा है उसमें आपको कवर करेगा पेपर 2 में। तो चलिए, होता है, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी एरर हो जाता है। तो देखिए, बात यहाँ है लर्निंग आउटकम को देखा जाता है। क्या देखा जाता है, लर्निंग आउटकम क्या होता है, छात्र शिक्षा प्रणाली में कितना सीख रहे हैं, शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है, उससे आंका जाता है, और यह इस इंडेक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, इन 5 प्रमुखों पर आपको बनाया गया है ग्रेडिंग सूचकांक, जिसमें सीखने के परिणाम और गुणवत्ता शामिल है, पहुंच है, बुनियादी संरचना, सुविधा है, इक्विटी और शासन और प्रबंधन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीखने और परिणाम के गुणवत्ता में कितना सुधार आया है। इसी संदर्भ में देखिए, बताया गया है कि जो सभी राज्यों ने शिक्षा प्रणाली मूल्यांकन करने के लिए जारी सबसे महत्वपूर्ण मापदंड लर्निंग आउटकम जो है और क्वालिटी को देखें तो दिल्ली सभी राज्यों में से सिर्फ खराब बल्कि पीछे भी रही है। और ये कैसे रही है, यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ देखिए,
180 पूर्णांक दिया जाता है इस लर्निंग आउटकम और क्वालिटी गुणवत्ता के संदर्भ में। जो 1000 पॉइंट का है ना ये सूचकांक, उसमें से 180 पॉइंट आपको इसी पार्ट से मिलेगा, बाकी 69 सूचकांक में आप लोगों को प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें से 180 में से आपको दिल्ली को 124 मिला है अंक, ठीक। उसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पर राजस्थान, देखिए इसमें कहाँ राजस्थान आप ढूंढिए, राजस्थान मुझे नजर नहीं, 168। देखिए राजस्थान को सबसे ज़्यादा मिला, सर्वाधिक 168 मिला है। और उसी तरह देखिए बिहार 140 मिला, छत्तीसगढ़ को 114। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जिस स्टेट में, मैं उस स्टेट का कवर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसे देख लीजिएगा। जैसे असम में मेरे स्टूडेंट है तो असम 10152, और जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं जिस स्टेट से हैं वो अपने स्टेट के अनुसार अपने इसको कवर कीजिएगा ताकि आप लोग आंसर राइटिंग में से उपयोग कर सके कई डाटा को। छत्तीसगढ़ का 134 है, मध्य प्रदेश 140 है, झारखंड 156 है, हरियाणा 134, दिल्ली 124, राजस्थान 168 और उत्तर प्रदेश 132। इस 180 में आप लोगों को प्राप्त हुआ है आउटकम के रिपोर्ट के अनुसार। इसी तरह देखिए यहाँ पर रैंक बताया गया कितना स्थान था पहले दिल्ली का, वर्तमान में कितना है, चीज़ें आप लोगों को कवर की गई है और राज्यों की बातें की गई, तो इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर बताया गया है ना कि पिछड़ेपन का कारण क्या है, नगर निगम के स्कूल हैं, क्योंकि प्राइमरी कक्षाओं में ज़्यादातर शिक्षक निगम स्कूल में ही जाते हैं, नामांकित होते हैं, पर लर्निंग आउटकम सुधारने की जरूरत है निगम स्कूलों की। और शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 400 से प्राइमरी स्कूल है, अर्थात दिल्ली के प्राइमरी स्कूल जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अंडर काम करती है वहाँ पर। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, चीज़ें सभी हैं, डाटा यहाँ बहुत कुछ दिया हुआ है, डाटा को आप लोग अच्छे तरीके से यूज़ कीजिएगा। अब इससे संबंधित की पॉइंट आप लोग देखिए क्या है। जैसे परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स के संदर्भ में कुछ बातें हम लोग करेंगे, उसके कुछ और भी पॉइंट है उसे हम लोग कवर कर लेंगे जो पेपर में नहीं दिया है। जैसे यह परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों शिक्षा क्षेत्र में परफॉर्मेंस के जांचने हेतु जारी किया जाता है, भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर ग्रेडिंग किया जाता है। 5 पहले प्रमुख आधार है, उसके 70 संकेतक है। इस संकेतक को जो संकेतक है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक परिणाम और प्रशासन के संदर्भ में, एक प्रबंधन के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा 5 को अगर 2 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में बांटना होगा तो ये 2 पार्ट आप लोग बांटिएगा। अगर देखिए इस तरह आप लोग बना सकते हैं PGI, इसका डाटा आप लोग इस तरह बना सकते हैं, परिणाम और प्रशासन और प्रबंधन। फिर इसको आप लोग जोड़ के 5 ऐसे कर सकते हैं, 5 पार्ट, जो 5 पार्ट पूछा गया। उसके बाद 70 संकेतक को यहाँ पर बॉक्स में लिख सकते हैं 70। इस तरह का ग्राफ आप लोग बना सकते हैं ताकि आप लोग है ना इसका प्रूफिंग कर सके। तो चलिए हम लोग बात करेंगे फिर। इसी तरह देखिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहली बार रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी। ध्यान रखिएगा 2019 में यह रिपोर्ट पहली बार ग्रेडिंग इंडेक्स जो है पहली बार 2019 में 17-18 के संदर्भीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया। तो आपसे पीटी में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, सबसे पहले इस इंडेक्स को कब जारी किया गया। तो सबसे पहले इंडेक्स 2019 में, और किस वित्तीय वर्ष के रिपोर्ट को यह जारी किया था, तो 17-18 के वित्तीय वर्ष को। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 19-20 के संदर्भ में कुछ बातें जुड़ी तीसरी रिपोर्ट जारी की है। तो आप लोग देखिएगा यह रिपोर्ट 2019-20 के संदर्भ में, और 21-22 के संदर्भ में। तो ये तीसरी रिपोर्ट इससे पहले थी, ये चौथी रिपोर्ट हो गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा चौथी रिपोर्ट यह है। तो 2019 से यह लगातार जारी हो रहा है, इसलिए मैं तीसरी रिपोर्ट 2019-20 की चर्चा यहाँ किया हूँ। और 20-21 यह जब तीसरी है तो यह क्या होगी, चौथी रिपोर्ट। तो चौथी रिपोर्ट है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, पीटी में पूछ सकता है। अब लाभ क्या होगा इसका, तो लाभ यह होगा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा में अपनी कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में सहायता मिलेगी। बहुत बेहतर ये कदम होगा, इसलिए मैं आपको बोला हूँ यह जो 2023 का जो फेज है ना, 23 और 24 का फेज, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो 23 में आपको बहुत सी चीज़ें हैं ना, आपको एग्ज़ाम ओरिएंट बना देगा। तो रोजगार पर बेहतर काम होगा, शिक्षा पर बेहतर काम होगा, साथ ही साथ आपको और विश्वास संबंधी कार्यों में बेहतर काम होगा। तो चीज़ें आपको वहाँ से प्रश्न बनेंगे, उभरेंगे।
इसके देखिए सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेश डिजिटलाइजेशन जो लाभ हेतु प्रोत्साहित करेगा। डिजिटलाइजेशन जो लाने के कॉन्सेप्ट लाया गया सरकार के द्वारा, वो सब चीज़ें आपको अपडेट होती हुई दिखेगी। जैसे इसमें आपको एक PM श्री स्कूल का चर्चा हुई है ना, उसी तरह सरकार के वर्तमान प्रयास भी आप लोग देख लीजिए। महत्वपूर्ण कुछ प्रयास है, और भी बहुत से प्रयास है, पर हालांकि इन 4 प्रयासों को आप लोग को याद रखना चाहिए। यही बेसिक न्यूज़ है, इसके बेसिक नीड है इस शिक्षा सुधार में लाने के लिए। सबसे पहले तो मध्याह्न भोजन योजना जो चलाया जा रहा है 1 से 8 क्लास के बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चा को स्कूलों में दाखिला लेता है और स्कूल जाता है तो उसे स्कूल की छुट्टी को छोड़कर हर दिन मुफ्त में गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए। इससे होता है क्या कि बच्चों को संतुलित आहार प्राप्त होता है और जो भी समस्याएं हैं बच्चों के विकास के लिए वो प्राथमिक स्तर पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह सभी 1 से 8 क्लास के सरकारी स्कूलों में उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। समग्र शिक्षा यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्री स्कूल से लेकर 12वीं स्कूल तक शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना है। तो समग्र शिक्षा के संदर्भ में आपको बातें की जाएगी। इसी तरह एकलव्य मॉडल स्कूल राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, जिसको SC/ST वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शुरू किया गया था और छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर कॉलेज के स्तर पर बदलाव लाकर भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ये की पॉइंट है इसके। तो आप लोगों को ये सब शिक्षा नीति, ये सब चीज़ें कवर होनी चाहिए और साथ ही साथ और भी अपडेट न्यूज जो पहले भी बताया गया तो उसे को कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग और भी बातें करेंगे। देखिए ये हो गया शिक्षा नीति। अब चलिए ये न्यूज़ हो गया दोनों। देखिए दिल्ली में देखिए हुआ है क्या, तिहाड़ जेल हमेशा चर्चा में रहता है, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। स्टेट PCS या तो ऑन कॉम्पिटेटिव एग्जाम लोग फिल करते हैं तो इस प्रकार के तबादले से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यह केस स्टडी के तौर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी UPSC और स्टेट एस्पिरेंट है वो कि प्रशासनिक जो भ्रष्टाचारी को कैसे कार्य किया जाता है उस पर, उसके संदर्भ में चीज़ें किस प्रकार से प्रशासन काम कर सकती है, उसके संदर्भ में आप लोगों को ये चीज़ें आपको काम करेगी। संदीप गोयल हुआ करते थे पहले, उनको हटाकर अब नया महानिदेशक संजय बेनीवाल को बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यह भी कॉलेजियम जो व्यवस्था है इसको याद रखिएगा। इस साल प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है इस पार्ट से, क्योंकि ये लगातार अब चर्चा में रहेगा। अब देखिए होगा क्या, वाद हो गया, प्रतिवाद होगा और संवाद के स्तर पर आएंगे लोग। तो वाद तो छिड़ गया कि कॉलेजियम में व्यवस्था में दोष है, और प्रतिवाद आएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के विभिन्न जो लोग हैं वो भी इस पर कुछ बातें बोलेंगे। उसके बाद कुछ बात डिस्प्यूट होगा तो उसके बाद आपको प्रतिवाद के स्तर पर आकर कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो ये अब इस साल 2022-23 के समय में सेशन में यह है ना आपको चर्चा में रहेगा कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम सिस्टम। तो लगातार मैंने इस पर न्यूज़ कवर किया, कॉलेजियम के सारे एस्पेक्ट को मैंने 11 अक्टूबर 2022 के सेशन में कवर किया है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके अतिरिक्त देखिए किरण रिजिजू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जजों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है और सबसे योग्य व्यक्ति को जज नियुक्त किया जाना चाहिए, उसे नहीं जिसे कॉलेजियम जानता था। कॉलेजियम बेंच में जो लोग शामिल होते हैं, जो उनके वरिष्ठता के रूप में सामने आते हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है, जो ये कॉलेजियम जिनको जानता है। तो यह साथ ही साथ यह भी बात बोले, मैं न्यायपालिका के जजों का आलोचक नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं हूँ, इनके द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि कोई भी प्रणाली दोषहीन नहीं होती, उन्हें हमेशा प्रणाली से बेहतर बनाने के दिशा में काम करना चाहिए। देखिए कॉलेजियम व्यवस्था दोषपूर्ण नहीं है, जजों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया बेहतर बनाती है, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके हैं ना वो स्थिति को भयावह बनाते। देखिए कितने जजों की कमी है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक यही है ना कि सीमित लोग इसकी
नियुक्ति कर रहे हैं। और विश्व में भारत ही एक ऐसा एग्जाम्पल न्यायिक व्यवस्था जिसमें जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। जब तक यह जज बेंच है ना, इसके जो लोग होंगे सुझाव नहीं देंगे, सरकार उसको मानेगी नहीं या अपने से नियुक्त नहीं किसी व्यक्ति विशेष को कर सकती। इसलिए विश्व में विरले ही एक उदाहरण मिलता है जो जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं। विश्व में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कुछ और भी बोले हैं, संबंधित मंत्री नहीं बोलेंगे तो उसके विरुद्ध कौन बोलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप है ना, सिस्टम में जो बनाया गया है आर्टिकल 50 उससे भी प्रतिबद्ध है कि कार्यपालिका विधायिका एक साथ काम करेगी और न्यायपालिका वस्तुतः स्वतंत्र है पर वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं, ये भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर बात है कि सबको जवाबदेह बनने की जरूरत है, उसी में कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई है। अब मैंने इस पर कवर बहुत किया है न्यूज़, आप लोग उसे देखिएगा जाके। 11 अक्टूबर को सारे इसके फैक्ट को मैं कवर कर दिया हूँ। इस पेपर को बस अंडरलाइन जो दिया गया, आपको पेपर अवेलेबल होगा ऐप पर और टेलीग्राम पर। हालांकि आज मैं शेयर किया हूँ, 2-3 दिन शेयर होगा, उसके बाद सारे चीज़ ऐप पर ही अवेलेबल होंगे। तो जो लोग अभी तक है ना दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का पैकेज नहीं लिए तो सबसे पहले वो लीजिए, आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। और 365 से आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है, न मेरा कुछ होगा जाएगा। मेरा बस यही होगा कि मैं सिस्टम को सही कर पाऊँगा। जो हमारा सिस्टम है डेवलप हो रहा है, जो मैं उद्देश्य लेकर चला हूँ, न्यूनतम पेमेंट पर अधिकतम आपको एजुकेशन देना, वो मैं ना कवर करूँगा। तो उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मैं बस उतना ही ले रहा हूँ। चाहता तो इसका फ़ी बहुत हो सकता था, आप भी जानते इस चीज़ को। यह आप ही लोग बताइएगा इसका फ़ी कितना होना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का आप लोग को क्या लगता है, जितनी क्षमता के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जितना आप लोग को मटेरियल मिल रहा है, जिस प्रकार के प्रश्न टैली कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रश्न टैली कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, तो इस पैकेज का कितना प्राइस होना चाहिए था, आप लोग स्वेच्छा से बताइएगा। तभी आप समझ पाइएगा मैं आप लोग को क्या दे रहा हूँ। 365 रुपया है ना, तो आप लोग बताइएगा इसका पैकेज। हालांकि मैं रेट अब नहीं बढ़ा रहा हूँ फिलहाल, पर मैं आप लोग से जानना चाह, जो उपलब्धि की जा रही, कार्य किया जा रहा है, उसके एवज में इसका प्राइस कितना होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। कुछ बातें हो जानी तो आउट ऑफ सिलेबस भी होनी चाहिए कभी कभी, इतना भी टू द पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारा कोऑपरेट कीजिए। देखिए प्राकृतिक, देश में प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के तैयार हो रहा है डेटाबेस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल प्रबंधन के लिए। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 जल प्रबंधन और प्राकृतिक स्रोत को कैसे सुरक्षित किया जाए, प्रबंधन किया जाए, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें यह न्यूज़ कवर होगा। तो स्टेट पीसीएस वाले भी आप लोग मिला लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा अपने जीएस वाले पॉइंट से। देखिए यहाँ बात है कि यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत स्प्रिंग चश्मों की चर्चा हो रही है। यह क्या होता है, यह होता है ना, किसी क्षेत्र में ऐसे जल स्रोत की बात करता है जहाँ पर ऑटोमेटिक जल का प्रवाह होता है, उसे ही प्राकृतिक स्रोत स्प्रिंग या चश्मा कहा जाता है। चश्मा कश्मीरी वर्गों में, हिमालयन क्षेत्र वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, खासकर कश्मीर क्षेत्र में चश्मों की बात करता है। यूट्यूब पर आप देखिएगा, इसे सर्च करके प्राकृतिक स्रोत स्प्रिंग, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत है वहाँ से ऑटोमेटिक जल का स्रोत होता है। जैसे किसी नदी का स्रोत होता है ना, उसी को संदर्भ समझिए कि नदी का स्रोत कहीं रहता है, कहीं पहाड़ी पर, उसका स्रोत प्राकृतिक है ना, तो उसी को स्प्रिंग कहा जाता है। पर यह छोटे स्तर पर स्प्रिंग होता है, प्राकृतिक स्रोत जो है छोटे स्तर पर होता है, पर नदी स्रोत जो होते हैं वो बड़े स्तर पर होते हैं, अंतर बस यही है। तो यह स्प्रिंग चश्मों के रूप में इसे देखा जाता है। तो आप इसे इसी रूप में देखिए, यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि किस प्रकार के स्प्रिंग होती है। इसलिए मैं स्मार्ट टीवी की बात कर रहा था। स्मार्ट टीवी की जब क्लासेज आएंगे तुरंत मैं वीडियो दिखाता आप लोगों को क्या है, तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, आप लोग को तुरंत समझ में आता है क्या। अब आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर। अब देखिए कारण क्या है, तो लगातार तेजी से आबादी बढ़ रही है, प्राकृतिक जल सूर्य, कल मैंने जल संकट के संदर्भ में कुछ डाटा भी आप लोग साथ साझा किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी क्या कर रही है, आपको जल प्राकृतिक स्रोत स्प्रिंग जो है उसे बचाने का प्रयास करे। शक्ति मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक डाटाबेस
कोऑर्डिनेट करेगी, जिसके बाद गुणवत्ता जल के सुरक्षित कैसे किया जाएगा, निर्भर गाँवों को कैसे रखा जाएगा, जानकारी एकत्रित किया जाएगा और सभी के साथ आपको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो यह आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए पूछ ले कि जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए या जलों के स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है या आप क्या कर सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप लोग को वहाँ पुट कर देना कि हम लोग प्राकृतिक जो जल स्रोत स्प्रिंग है अर्थात चश्मे हैं उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। उसके लिए डाटाबेस तैयार करते हुए हम लोग उसको प्राकृतिक रूप से उसके स्रोत को बनाए रख सकते हैं ताकि जल का प्रवाह लगातार बने, उससे सिंचाई हो और जो भी जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का यह काम करे। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग आगे आ जाइए। देखिए अनिश्चितताओं के चपेट में है पाकिस्तान, गृह युद्ध के क्षेत्र वहाँ कायम हो गए हैं। जैसे हालात बन रहे, लग रहा है कि या तो शांतिपूर्ण गृह युद्ध होगा या खूनी गृह युद्ध होगा। तो यहाँ पर जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा बातें भी की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा पड़ोसी अस्थिर होगा ना तो हमारे भी कुछ क्षेत्र अस्थिर होंगे, तो इसलिए इस पर नज़र बनाए रखेंगे। हालांकि अभी शुरुआत है तो अभी इतना जल्दी में हम लोग नहीं कर सकते कि गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। सरकार अगर सभी चीज़ों पर बेहतर तरीके से प्रबंधन कर लेगी तो ऐसी हालात नहीं बनेंगे। पर जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही, सेना का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो स्थिति उभर कर जरूर आ सकती है गृह युद्ध जैसे। तो उसी के संबंध में कुछ बातें की गई हैं। तो आपको देखिए प्रश्न मेंस में नहीं, हालांकि अभी पूछेगा इस संदर्भ में, पर आपका इसका आउटपुट जब आएगा ना तो जाके इससे आपसे प्रश्न क्रिएट होगा। आउटपुट क्या आएगा, मान लीजिए गृह युद्ध हो गया और समस्याएं उत्पन्न हो गई, तो आपको इससे प्रश्न मेंस में या तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो तब तक नहीं पूछा जब तक यह गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी, अस्थिर नहीं हो जाएगी या तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट जाती। अब आपसे गोलीकांड हो गया पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, तो इससे कभी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। इंटरव्यू में जाते तो हाँ लॉजिकली प्रश्न पूछा ऐसा क्या कारण है, तो कारण मैंने पहले ही बता दिया क्यों इस तरह के तरीके से वहाँ लगातार गोलीकांड होता है, लोगों को जो प्रमुख है राजनीतिक प्रमुख उनकी हत्याएं हो जाती। तो ये आपको ना जब तक गृह युद्ध जैसी कम घटनाएं नहीं हुई तो आप लोगों को मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न नहीं बनेंगे। तो इसलिए इस पर नज़र उतना रखने की भी जरूरत नहीं है। जब होगा तो मैं खुद आपको चर्चा में बता दूंगा। देखिए आपको मैं क्या बोला था, कुछ दिन पहले भी बोला था ना, कागजों पर अगर किसी की कार्रवाई की जाएगी ना उसका परिणाम इसी तरीके से होता है। वो जलवायु परिवर्तन हो या कोरोना में संबंधित समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी, उत्पत्ति का अभी तक समस्या सुलझा नहीं पाया है विश्व की। वास्तविक रूप से कोई एजेंसी अभी तक नहीं बता पाई है कि वास्तविक कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई, चीन के वुहान से हुई या किसी अन्य क्षेत्र से हुई, या प्राकृतिक सम्मत थी या व्यक्ति द्वारा निर्मित सम्मत था, यह आपदा था। यह अभी तक निर्धारित नहीं किया जा चुका है। पिछले 3 साल बीत चुके हैं। तो समझ सकते हैं एजेंसियां कैसे काम करती है। और हम लोग लोकतंत्र और इसका हामी भरते हैं। लोकतंत्र हमारे समुदाय को बेहतर बनाता है, हमारी सरकार की एजेंसियाँ। भारत की मैं बात करूँ, विश्व की बात करूँ, जैसे यूएन के संगठन, यूएन खुद को बोलता है कि हम विश्व का नेतृत्व करते हैं, अमेरिका बोलता है हम विश्व का नेतृत्व करते हैं। तो अभी तक यूएन जैसी संस्था भी है ना, इसको तय नहीं कर पाई है, WHO जैसी संस्था, कि कोरोना की महामारी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फिर बेवजह ना आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप किए हुए हैं, अपनी नीतियों को लागू, किसी खास देशों की नीतियों को लागू करने के लिए सारे देश को भ्रामक स्थिति में बांधे। और जब वुहान जैसी स्थिति हुई तो एक बार छोड़ दीजिए सभी चीज़ों को, क्यों आप कोऑर्डिनेट करना चाहते। कोऑर्डिनेट करना है तो बेहतर तरीके से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। 2 ही चीज़ हो सकता है ना। अब ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में, एक देश के दबाव में संपूर्ण विश्व की जाति प्रजाति को इस समस्या में डाल दिया जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। नहीं तो सभी जातीय प्रजातियाँ या का यह ह्यूमन नेचर होता है, नेचुरल गुण होता है कि फिर विरोध कर देगा। आपका विरोध कर देगा तो आपको दौड़ा के फिर मारेगा, तो दौड़ा के मारेगा तो फिर आप इसी संस्था के संदर्भ में आइएगा। तो संस्था को प्राथमिक स्तर पर चीज़ों को सुलझाने के लिए सक्षम होना चाहिए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ किसी भी संस्था को किसी देश की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। नहीं होगा क्या ना, सिस्टम डैमेज हो जाएगा। सिस्टम कहने का मतलब पृथ्वी का जो सिस्टम है वो डैमेज होगा। पृथ्वी में सभी चीज़ें अपने अपने स्थान पर उसके वजूद के कारण है। कोई एजेंसी है तो वो प्रकृति में इसलिए है कि उसका कुछ न कुछ अस्तित्व है ना, वो अपने कार्य दायित्व को नहीं निभाएगा तो इसके बिहाफ में
असंतुलन उत्पन्न होगा, असंतुलन उत्पन्न होगा, समाज में असंतुलन उत्पन्न होगा, और समाज में उत्पन्न हुआ तो पूरे विश्व में होगा, विश्व में उत्पन्न हुआ तो किसी न किसी रूप से हमारे पृथ्वी भूभाग पर भी उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल यही देख सकते हैं, पहले बहुत से युद्ध हुए हैं, मैं आपको वियतनाम युद्ध, अफगानिस्तान के युद्ध, इजराइल और फिलिस्तीन का भारत पाकिस्तान युद्ध, सभी युद्ध हुए हैं ना, हुए हैं। अमेरिका भी अपने संदर्भ में, रसिया भी, यूरोप के कंट्री भी बहुत से युद्ध किए। उस सब को छोड़कर मैं केवल आपको रूस और यूक्रेन के मामले में समझाता हूँ। अगर सरकार एजेंसियाँ अगर कार्य बेहतर करती है तो चीज़ें सही हो जाती, नहीं तो दबाव ऐसा बनेगा कि रूस यूक्रेन में सभी पार्ट सही, मान लीजिए रूस के भी पक्ष सही हैं, इसके भी पक्ष सही हैं, मान के चलिए, पर इसका परिणाम कौन झेल रहा है? इसका परिणाम प्रकृति झेल रही है। इतना गोली बमबारी हुआ है। अब जलवायु परिवर्तन की जो बात की जाती है, अब COP27 में बात हो रही है, अब किताबी ज्ञान सभी लोग आके देंगे वहाँ पर कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, पर वास्तविक धरातल क्या है? रूस यूक्रेन के मामले में पूरा विश्व एक राय नहीं बना पाता है। अगर रूस की कोई समस्या है तो यूक्रेन को भी समझनी चाहिए, और यूक्रेन की कोई समस्या है तो रूस को भी समझनी चाहिए, क्योंकि आपका सामूहिक दायित्व किसके प्रति है? प्रकृति के प्रति, पृथ्वी के प्रति। अभी तक यूनिवर्स में हम लोग इतना ज्ञान हम लोग का दावा करते हैं ना, अभी यूनिवर्स का हम लोग ना माइनर पॉइंट भी हम लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं कि क्या यूनिवर्स में केवल एक ही पृथ्वी है जिस पर हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो इसको बेहतर बना कर रखने की जरूरत है ना कि हम अपने अंध चीज़ों को पूर्ति करने के लिए इसको डैमेज करें। अब जलवायु परिवर्तन का जो आंकड़ा आएगा, 2100 का जो आंकड़ा दिया गया था, हाल ही में आप लोग पढ़ाया भी गया है, अगर वो 1% भी सही हो गया, समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी। विश्व के नेता लोग कौन जवाब देंगे लोगों के हत्याओं का, सामूहिक हत्याओं का? अभी 2-4-10 लोगों की हत्या हो जाती है तो आप लोकतंत्र का दावा करना शुरू कर देता। अब जब सामूहिक हत्याएं होंगी तो क्या होगा? सामूहिक लोग मरेंगे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, तो क्या आप कौन जवाब देगा? कोई जवाब दे रहा। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम बैठ के दूसरे देश पर जाके बस जाएंगे, मंगल ग्रह पर या और किसी यूनिवर्स किसी भी ग्रह पर, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। क्योंकि जो प्रकृति ने पृथ्वी पर दिया है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, वो अन्य ग्रहों पर है ही नहीं। रहता तो कब की खोज हो चुका होता। हम वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट चीज़ है ना, यूनिवर्स नहीं होती है। क्रिएट चीज़ों का एक एक्सपायरी डेट होता है, ध्यान रखिएगा। जो क्रिएट किया जाता है मानवों के द्वारा, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। प्रकृति जो क्रिएट करता है उसका नेचुरल होता है, नेचुरल ये चला लगता है। 2 लाख वर्षों से विकास चल रहा है ना हमारे यहाँ, तो समझ सकते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम संस्थाएं जवाबदेह नहीं बन पाएंगे तो समस्याओं का निदान कैसे किया जाएगा? जो भी देश हो, अगर भारत हो तो भारत को भी प्रतिबद्ध बनाओ, अगर अमेरिका है तो अमेरिका को, इस एजेंसी को चाहिए कि अमेरिका को फटकार लगाए, चीन है तो चीन को फटकार लगाए। आप मानव जाति को कैसे इतने बड़े दाव पर लगा सकते हैं कि पूरी सभ्यता ही समाप्त हो जाए? अब कोरोना को मान लीजिए 3 साल में कितनी जानें गई हैं, इसका आंकड़ा अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो खरबों अरबों में चली जाएगी। पर बात यहाँ है कि करोड़ के लोग मरे, लाख के लोग मरे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही नहीं हुआ कि सरकार और एजेंसियाँ कहीं ना कहीं निकम्मी रूप से काम कर रही है, और यह चीज़ें समझनी होगी। आज न कल जो मैं बात बोल रहा हूँ लोग समझेंगे। मैं जो कटु वचन बोल रहा हूँ ना, कुछ वक्त में ही समझ जाएंगे, आपके जीवन काल में ही समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो आपका जीवन काल है ना, उसी में ये कटु वचन सत्य होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से ये देख रहा हूँ कि संस्थाओं में चटुकारिता, विश्व के संस्थाओं में चटुकारिता का जो स्तर है लगातार बढ़ रहा है। सरकार संस्थाएं वैसे ही काम करना चाहती है जो कोई देश उसे फंडिंग के रूप में काम दे रहा है, उसे फंडिंग दे रहा है, या विश्व में ऐसी स्थितियां उत्पन्न आ चुकी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी चीज़ें ना समय के साथ हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, जीएम फसल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया है और सभी एस्पेक्ट पहले चर्चा किया जा चुका है। इसको बस आप लोगों ने जैसे टॉपिक उठाया गया ना, उसको एक बार देख लीजिए। वही सब चीज़ें की गई, बातें की गई है। बस एक नया डायग्राम आप लोग को पता चल जाए, जैसे फसल की इंजीनियरिंग क्या है, उसी के संदर्भ में आंकड़े कुछ दिए गए हैं। साथ ही साथ आयात की निर्भरता कम होगी, इस पर मैंने बातें की थी, तो यह कैसे कम होगी, सभी पर चर्चा नए डायग्राम से किया गया है।
पर्यावरण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं क्या है, सभी पर चर्चा ये किया है ये आर्टिकल। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। पहले भी मैंने इस पर न्यूज़ कवर किया हूँ सभी एस्पेक्ट पर, बस न्यू व्यू आप लोगों को समझ लेना है। एक व्यू तो मैंने आप लोग को पेपर के संदर्भ में बताया है ना, एक व्यू ये भी समझ लेना, इसका एंगल ऑफ डाइवर्सन ये भी हो सकता है, प्रश्न ऐसे भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये सब आपको कवर करना है, आपको पेपर अवेलेबल कराया जाता है और आपको इसका की नोट्स भी कवर कराया जाएगा। देखिए एक न्यूज़ है यहाँ भी है, आपको इसको देखना चाहिए। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में यह न्यूज़ टैली कर रहा है इस टॉप हमारे यूपीएससी के सिलेबस से। भारतीय नीति और वृद्धि और विकास से यह कवर होगा, जिसमें इराक और यूएई भी भारत को मिल रहा है सस्ता तेल। देखिए नेगोशिएशन किया जाता है किसी देश के द्वारा तो कितना बेहतर उसका रिजल्ट आता है। अब रूस यूक्रेन के मामले में युद्ध हो रहा था तो रसिया को कुछ तेल की कीमतें घटाकर भारत को दिया। इससे हुआ क्या कि पहले तो तेल जो आयातक देशों में हमारे देश में था तो रूस 10वां स्थान पर था, यह बढ़कर अच्छे स्थान पाया। दूसरा एक हमारा आपसी संबंध बढ़ेगा, एक तो दूसरा इसका आउटपुट आएगा। तीसरा आउटपुट आएगा किस प्रकार की विषम परिस्थिति जब भी आएगी भारत पर तो रूस भी हमारा सहयोग करेगा। और चौथा इसका आउटपुट होगा जो इसके रिजल्ट निकल कर आए ना, इराक और यूएई जो मनमानी तरीके से, मैंने इस पर पहले भी आपको बताया था कि जो इसके बैरल पैकेज है वो कैसे डिस्प्यूट किए जाते हैं। अमेरिकी बैरल पैकर और अरब कंट्रियों के जो बैरल पैकेज है तेल कैसे आयात किया, तो उस पर पहले मैंने न्यूज़ कवर किया, उसे ज़रूर देखिएगा आप लोग तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए बात यहाँ है कि आपको जो खरीद है अब यह भी नेगोशिएशन करके कम दरों पर बेच रहा है। और देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशिया बकेट रखा गया डिस्काउंट। कहाँ गया, यहाँ लिखा हुआ था, अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एशियाई डिस्काउंट अरब जो कंट्री है उनके द्वारा दिया गया। भारत की मांग को तेल उत्पादक देश कोई भाव नहीं देते थे लेकिन अब इसके लिए तैयार है। क्यों, इसके पीछे रीज़न यही है कि रूस ने अपने क्रूड ऑयल का रेट कम करके भारत को दिया था। तो ऐसा हुआ कि देखिए कोई भी देश रहे ना, उसको चलाने के लिए इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। अब मैं क्या बोला, इंडिया सबसे बड़ा परचेजिंग पावर के रूप में उभर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। तो भारत है ना इसी कॉन्सेप्ट पर परचेजिंग पावर के आधार पर किसी देश की नीतियों को चेंज करा सकता है। अगर मेरा मान लीजिए मोबाइल सैमसंग है या आपका मोबाइल सैमसंग है या किसी व्यक्ति का, या एप्पल ही रख रहे हैं, मान लीजिए एप्पल है, अगर भारतीय उपभोक्ता बंद कर दे एप्पल लेना ना 1 महीने तो एप्पल का प्राइस गिर जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर होता क्या है, यहाँ पर एप्पल नया सीरीज जैसे आता है लोग यहाँ पर होड़ लगाते हैं लेने के लिए। पुराना सीरीज 1 महीना पहले आया उसको चेंज करके नया सीरीज लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। अगर भारत में अगर परचेजिंग पावर इतना है कि किसी का रेट बढ़ा कर अभी अगर दे रहा है, कॉन्सेप्ट देखिए वही है, कोई चेंज नहीं कर रहा है एप्पल, बस अपने एप्लीकेशन का बाहरी जो कॉन्सेप्ट उसको चेंज करता है, बाकी चीज़ें अंदर की वही रहती है, वही फंक्शन वही चीज़ें अवेलेबल कराई थे, बस मॉडल चेंज कर दे रहा है। उसके बाद उसे मोटी रकम आंक सकता है, उपभोक्ता दे सकता है, दे रहा है। मान लीजिए 1,40,000, 1.5 लाख, 1,80,000 दे रहा है वही उपभोक्ता अगर चाह ले कि हम इस मोबाइल को नहीं खरीदेंगे 1 से 2 महीने, कोई भी स्टोर पर नहीं बिकेगा, तो यही रेट है ना उस देश से जो अमेरिकी कंपनी एप्पल है वो इस रेट को कम कर देगा। क्योंकि परचेजिंग पावर इतना पावरफुल होता है कि जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यह बात है कि रेट कम दे रहा था, हम क्यों आपसे तेल खरीदेंगे अरब कंट्रियों से, जैसे इराक है, यूएई है, सऊदी अरब है, किसी से भी हम क्यों खरीदेंगे। जब हमें रूस या अन्य कोई देगा उससे कम रेट में हम उससे खरीदेंगे, ये तो कोई नहीं। तो परचेजिंग पावर तो मजबूर हो जाएगा इराक और यूएई या सऊदी अरब आपको कम दरों पर तेल देने के लिए। नहीं दीजिएगा तो और भी देश हम वहाँ से लेंगे। यह स्पष्ट नीति सरकारों में होनी चाहिए कि हमें जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहाँ तेल खरीदेंगे, किसी के दबाव में आकर तेल नहीं खरीदेंगे। संबंध अपने जगह होते हैं और संबंध के साथ हमारा विकास अलग जगह होता है। विकास में बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती है, देश की संसाधन हमारे पास कितने, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कम संसाधन में बेहतर आउटपुट कैसे लाना है, यह हमारे नीति निर्धारकों पर स्थिर करता है, उसकी मानसिकता।
कैसी है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ डाटा कुछ दिया गया है। भारत सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करने वाले देश में सऊदी अरब अब तीसरे स्थान पर है। पिछले वर्ष कहीं भारत ने सऊदी अरब और इराक से यूएई सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था, अब रूस 10वां स्थान था, वो बेहतर आया है। और इसी प्रकार देखिए एनर्जी कार्गो ट्रैकिंग करने वाली वर्केस्टो है, एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बोला है अक्टूबर से रूस ने भारत से रोजाना 9.6 लाख बैरल क्रूड आपूर्ति किया है। भारत क्रूड आपूर्ति में 12% अभी वर्तमान रूस से खरीदता है, जबकि 20.5% इराक से हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और सऊदी अरब 16% योगदान के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। तो अभी सबसे ज़्यादा रूस है, 22% योगदान क्रूड ऑयल भारत को दे रहा है, 20% आपको इराक दे रहा है और 16% आपको सऊदी अरब दे रहा है। उसी प्रकार यूएई आता है, नीचे और भी देश आते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर आत्मनिर्भरता बढ़ाना भी है तो हमें उस राष्ट्र के साथ बढ़ाना जो हमारा बुरे वक्त पर काम देता है। इराक हो, सऊदी अरब हो, यह सब देश सही है। हम वर्तमान समसामयिक स्थिति में रिश्ते सुधरे हैं इनके साथ और आगे भी सुधरने के प्रयास नज़र आते हैं, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारे पुराने जो मित्र हैं उनके साथ जो हमारे संबंध अंतर संबंध है उसको डैमेज करना चाहिए। अगर वो हमें नीची दरों पर तेल दे रहा है, हमारे जो घरेलू उपभोक्ता है उनको कम दरों पर पेट्रोल मिल रहा है, तो इसके लिए भारत पूरा हकदार है। अब हमारी नीति ऐसी भी होनी चाहिए। तो देखिए क्रूड खरीद के मूल्य में लगातार जो वृद्धि और कमी आई है उसके संदर्भ में डाटा आया, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा प्रति मूल्य डॉलर बैरल। तो आप लोग इसे डाटा को अपने एग्जाम में इनपुट कर सकते, यूज़ कर सकते अगर कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट अब लगता है समाप्ति हो चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए हाँ, ईरान में 6 सप्ताह के आंदोलन में 14,000 लोग गिरफ्तार हुए। संयुक्त राष्ट्र का यह रिपोर्ट आया है, उसमें कहा है कि पुलिस के हिरासत में जो मौत हो गए थे महसा अमीनी का, तो ध्यान रखिएगा इनके बाद आंदोलन तेज हो जाता है। हिजाब विरोध आंदोलन जिसे कहा गया ईरान में, उसमें 14,000 से अधिक लोग प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया गया। मानवाधिकार समर्थक, विद्यार्थी, वकील, पत्रकार, एक्टिविस्ट सभी शामिल है। यह CNN का रिपोर्ट यह दिया गया है। तो यहाँ पर यह आपको यूज़ करना समझना है कि जो संयुक्त राष्ट्र जो इस प्रकार के मानवाधिकार रिपोर्ट करता है, जारी करता है, तो उसके एजेंसी का रिपोर्ट आएगा तो इसमें ईरान इस बार चर्चा में रहेगा। तो यह न्यूज़ आपको कवर कराएगा PT के प्रश्नों को, तो आपको इसको कवर करना है जब आएगा न्यूज़ अपडेट होगा। तो चलिए अब आज का न्यूज़ इतना ही है, कल फिर हम मिलेंगे। बस एक न्यूज़ को आप लोग अंडरलाइन किया हुआ उसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए चितरंजन जी के बारे में कुछ दिया गया है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। मंगलयान के साथ भारत ने बढ़ाए लाल ग्रह का कदम आज ही के दिन। आपात स्थिति में सहयोग बनी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आज ही के दिन। तो इसके संदर्भ में आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। न्यू अपडेट हुआ है आप लोग। और देखिए यहाँ पर मून पर जाने के लिए मिशन मून अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आर्टेमिस 1 मून मिशन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने सभी तैयारी पूरी कर ली है। तो चीन कह रहा हूँ, मून पर जाने के लिए अमेरिकी जो यान है वो तैयार है। कनाडा स्पेस सेंटर से इसे छोड़ा जाएगा। तो इसके संदर्भ में PT फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जब भी उपलब्धि हासिल करिए कि किसी देश द्वारा की जाती है या उपग्रह भेजे जाते हैं, आप लोगों को PT प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जो लोग की नोट्स का भी नहीं खरीदे हैं पैकेज, वो जरूर खरीदिए, हमें सपोर्ट कीजिए और भी बेहतर तरीके से हमें उभरने का मौका दीजिए, ताकि हम लोग चीज़ों को आपके अनुसार चीज़ों को प्रोवाइड करा सके और जो शिक्षा का जो नया मानक हम लोग तय करना चाहते हैं उसमें हम लोग सफल हो सके। तो धन्यवाद, जय हिंद।